बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। देखिएगा, दिखाइए कि मूल बिंदु से और बिंदु ये मिलाने वाली रेखा और बिंदु ये से निर्धारित रेखा पर लंब है। अर्थात दो रेखाएं बन जाएगी और दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन में दिया है कि दो रेखाएं लंबवत है। और दो रेखाएं होती है लंबवत कब होती है वो अपन जानते हैं, उनके दिक् अनुपातों से। तो देखो ये रेखाएं में बना लेंगे, फिर उनके दिक् अनुपात भी बना लेंगे। और दिक् अनुपात से अपन जानते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। तो अपन कह देते हैं कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, ये अपन अच्छी तरह जानते। अब हमारे पास में सवाल उठता है कि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान कैसे निकालें, और उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बिंदु दिए हुए हैं। तो अपन जानते हैं कि दो बिंदु दिए हुए हो रेखा के, या दो बिंदु हैं, तो अपन उन बिंदु से क्या कर सकते हैं, दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये भी अपन जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिंदु है a और ये बिंदु है b। इसके निर्देशांक x1 y1 z1 होते हैं और इसके निर्देशांक x2 y2 z2 होते हैं। तो दिक् अनुपात अपन निकालते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और इसी प्रकार z2 माइनस z1, ये दिक् अनुपात है। दिक् कोसाइन भी निकाल लेते हैं, अपॉन AB, बीच की दूरी निकाल लिख देते हैं अपॉन AB, तो ये दिक् कोसाइन भी प्राप्त हो जाते हैं। पर अपन दिक् अनुपात निकाल लेंगे तो ही हमारा काम बन जाएगा। फिर अपन यहाँ पे रखेंगे 0 के बराबर आ जाएगा, तो अपन कह देंगे कि ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो देखिएगा, अब अपन इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास में बिंदु दिए हुए हैं, एक रेखा के बिंदु है। यहाँ पे देखो एक रेखा के बिंदु है, इसको ले लेते हैं अपन टू मूल बिंदु है, एक तो मूल बिंदु है। तो यहां तो हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 और एक हमारे पास में 2 1 1। ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इसके दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात, और ये मान लेते हैं अपन AB रेखा है, AB रेखा के दिक् अनुपात। तो देखो ये माइनस ये, अर्थात 2 माइनस 0 तो 2, इसी प्रकार 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 0 1। और बच्चों दूसरी रेखा के भी अपन दूसरी रेखा को मान लेते हैं CD रेखा के दिक् अनुपात। तो ये भी अपन इसकी सहायता से निकाल लेंगे। तो देखिएगा, और उसके लिए हमें दिए हुए एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, अर्थात यहाँ पे x2 y2 z2 x1 y1 z1। तो यहाँ से x2 माइनस x1, तो ये तो अपने पास में x1 y1 z1 मान लेते हैं, ये x2 y2 z2। x2 माइनस x1, तो यहाँ से अपन लिखेंगे 4 माइनस 3, और इसी प्रकार y2 माइनस y1, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 5। और यहाँ पे देखो -1 और माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये CD रेखा के दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात या अपन लिख सकते हैं इसको 1 -2 0। तो ये अपने पास में दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, और इसको अपन मानते हैं A1 B1 C1 और इनको अपन मानते हैं A2 B2 C2। ये अपन जानते हैं, पहली रेखा के दिक् अनुपात दूसरी रेखा के दिक् अनुपात वो निकालिए, उनको अपन A1 B1 C1 A2 B2 C2 नाम देते हैं। अब ये चीज अपन शर्त में रख देते हैं, इसलिए लंबवत की शर्त के अनुसार A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 के बराबर आ जाएगा, तभी अपन बोलेंगे लंबवत है। अर्थात A1 का मान यहाँ से, तो देखिए मान रख देते हैं, तो 2 × 1
फिर b1 का मान तो +1 इंटू b2 का मान -2 प्लस c1 का मान देखिए 1 और c2 का मान 0, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं 2 - 2 प्लस 0, तो ये भी कट गया इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। अर्थात ये रेखाएं लंबवत हैं, अर्थात दोनों दी गई रेखाएं लंबवत हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। और यही हमारा आंसर है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और दूसरे की L2 M2 N2, ये हमें दी हुई है दिक् कोसाइन दोनों रेखाओं की, हो तो दिखाइए कि इन रेखाओं पर लंब रेखा, अच्छा इनके ऊपर एक लंब रेखा और है कि दिक् कोसाइन ये होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए, पहले मान लेते हैं पहले रेखा के दिक् कोसाइन ये हमें दिया हुआ है L1 M1 N1, और इसी प्रकार से दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन हमें दिए हुए हैं L2 M2 और N2, और ये भी क्या है, लंब हैं, अर्थात ये रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। और लंबवत होने के लिए अभी आपने देखा दो पहले क्वेश्चन में कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 वहां पे दिक् अनुपात थे, तो वो 0 के बराबर आ गया उनका योग। अगर दिक् कोसाइन हो तो भी अपन इनको लिख सकते हैं लंब होने के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है। ये क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है। और बच्चों ये भी अपन जानते हैं कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और इसी प्रकार से L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर ये भी 1 के बराबर होता है। ये बात भी अपन जानते हैं, क्योंकि दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है, दिक् अनुपातों के वर्गों का योग 1 के बराबर नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। अब देखो तीसरी रेखा और है, तीसरी रेखा, और अपन उसको मान लेते हैं दिक् अनुपात के रूप में, तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन मान लेते हैं, वो मान लेते हैं अपने L M N है। और ये तीसरी रेखा भी इस पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों पर लंब है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थात प्रश्नानुसार। और लंब है तो वो कंडीशन अपन यहां से लगाएंगे, अर्थात पहली व तीसरी रेखा से, तो ये भी क्या है, एक दूसरे पे लंबवत है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये प्रश्नानुसार अपन कर रहे हैं, तो ये कंडीशन अपन अप्लाई कर देते हैं। इसलिए L1 प्लस M1 प्लस N1 ये मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। समीकरण 3 दे देते हैं इसको। ठीक है, अभी देखिए कौन सी रेखा, दूसरी रेखा, दूसरी व तीसरी भी क्या है, लंबवत है, दूसरी व तीसरी रेखा से ये भी क्या है, लंबवत है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोनों लंबवत होने पे अपन जानते हैं L2 प्लस M2 प्लस N2 इज इक्वल टू 0।
जहां पे एल एम एन जो रेखा 3 है उसके दिक् कोसाइन, और L2 M2 N2 ये दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन, और इसी प्रकार यहाँ से L M N ये तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन जो हमने माने हैं, और L1 M1 N1 ये पहली रेखा के दिक् कोसाइन जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब बच्चों, अब हमें सिद्ध करना है, प्रश्न में दिया हुआ है कि तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन ये हैं, और उसके लिए हमें ये जो चीजें प्राप्त हो गई, इन चीजों की सहायता से, इन समीकरणों की सहायता से अपन इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले तो समीकरण 3 व 4 को हल करते हैं, और इसको हल करने के लिए अपन विधि अपनाते हैं वज्र गुणा विधि, क्रॉस गुणन। तो देखिए, ये अपने पास में L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 इक्वल टू 0 है, और यहाँ से L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 इज इक्वल टू ये 0 है। अब अपन इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। देखिएगा, इसलिए L इक्वल टू, इसको छोड़ना है, ये माइनस ये, अर्थात M1 N2 माइनस यहां से देखो M2 N1 इज इक्वल टू माइनस M, ये अपन दो समीकरणों को हल करते हैं कौन सी विधि से, वज्र गुणा विधि से, इज इक्वल टू, अब यहां पे इसको छोड़ना है, अर्थात L1 N2 माइनस L2 N1 इज इक्वल टू N अपॉन, ये छोड़ना है, अर्थात यहां से L1 M2 माइनस L2 M1, या अपन इसको लिख सकते हैं, देखिएगा, L अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ M, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L2 N1 पहले आ जाएगा, और ये L1 N2 बाद में चला जाएगा, इज इक्वल टू N अपॉन L M2 माइनस L2 M1। ये हमने सोल्व कर लिया। अब देखो, इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C होता है, क्योंकि ये क्या है, दिक् कोसाइन है, और ये क्या है, दिक् अनुपात है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि दिक् अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्या ही दिक् अनुपात होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये हमने प्राप्त कर दिया दिक् कोसाइन L का मान, इसी प्रकार M का मान भी आ जाएगा, और इसी प्रकार N का मान भी। तो M का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसी प्रकार N इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखो, यहां पे देखो, ये अपने पास इसी रूप में L अपॉन A M अपॉन B N अपॉन C, अर्थात अपन यहां पे भी बोल सकते हैं कि ये क्या L M N दिक् कोसाइन है, और ये क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात हो जाएंगे। अर्थात अपन यहां से क्या निकालेंगे, L का मान, M का मान और N का मान निकालेंगे इसकी सहायता से। तो देखिएगा, अपन इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, इसलिए L इक्वल टू ए अपने पास में ये है, B ये है, और C ये है, दिक् अनुपात A B C। तो यहां लिखेंगे M1 N2 माइनस M2 N1 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और उसका वर्गमूल, अर्थात यहां लिखेंगे M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे L2 N1 माइनस L1 N2 का स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे L1 M2 माइनस L2 M1
का स्क्वायर और ये लगाया उसका वर्गमूल। ये क्या लिखा? एल का मान। इसी प्रकार से m इक्वल टू, यहाँ से m का मान निकालना है तो b अपॉन ये, अर्थात यहाँ लिखेंगे L2n1 माइनस L1n2 अपॉन अंडर रूट, इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा m1n2 माइनस m2n1 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आएगा सेम इसकी तरह ही, ये अपन जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट है। और इसी प्रकार से n इक्वल टू अपने पास प्राप्त होगा L1 m2 माइनस L2 m1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर। तो बच्चों अब हमें इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के लिए हम जानते हैं, यहां पे देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये a और ये b, तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये m का मान भी वही है और यहाँ पे भी वही है। अब देखिएगा, इसलिए अपन इसको सोल्व करते हैं, यहां से इस वाली चीज को अपन इस वाले को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको अपन लिखते हैं m1n2 माइनस m2n1 का स्क्वायर प्लस L2n1, तो यहां लिखेंगे L2n1 माइनस L1n2 का स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए L1m2, तो L1m2 माइनस L2m1 का स्क्वायर। हम इसको सोल्व करते हैं पहले, तो देखिए, और इसके लिए अपन ये फॉर्मूला अपनाएंगे, इसलिए m1n2 का स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और n1 स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों का गुणा करना है, अर्थात m1 m2 n1 n2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे L2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 n1 n2 प्लस इसका करेंगे स्क्वायर, तो L1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 और m1 m2। ये हमने a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इनको सोल्व कर लिया। अब देखिएगा, और हमें दिया है, हम जानते हैं ये चीज भी, उसको भी अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर ये भी 1 होता है। और दूसरी चीज L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 ये भी 0 के बराबर है। ये हमने समीकरण 1 और 2 यहाँ पे अपन सोल्व किए थे, तो वो अपन यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। देखिएगा, ये रहा L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 0 के बराबर है, और इसी प्रकार से ये 1 के बराबर है। तो बच्चों ये चीजें अपन सोल्व भी कर चुके हैं और इन चीज का अपन इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा, इसलिए यहाँ पे देखो, अभी अब यहाँ पे ये चीज अपन सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, यहां से ये चीज प्राप्त होगी अपने पास में L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, और इसी प्रकार से L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा L1 L2 का स्क्वायर, तो अपने पास में L1 L2 का स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो ये वही चीज इसके बराबर आएगी। ये मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखिए आप। उसके बाद में ये मान अपन रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 0, तो ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे ये मान किसके बराबर आया? ये अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर की ये वाला, इसका मान हमने प्राप्त किया 1 के बराबर। इसलिए अपन लिख देंगे यहाँ से, देखो कि L बराबर M1 N2 माइनस M2 N1 अपॉन में यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 अंडर रूट 1, और वो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो अपन इसको लिख देंगे ऐसे। इसी प्रकार m बराबर, तो m बराबर अपने पास में यहाँ पे रहेगा, तो इसको लिखेंगे L2 N1 माइनस L1 N2। इसी प्रकार n बराबर, क्योंकि यह नीचे वाला जो है हर है उसका मान, तो यहाँ पे भी 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर लिखेंगे L1 M2 माइनस L2 M1। और यही हमें पूछा है, जो तीसरी रेखा LMN हमने माना था, उनका मान इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। देखो जो तीसरी रेखा थी, इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन, जो तीसरी रेखा हमने ली थी, इन दोनों पर लंब है M1 N2 माइनस M2 N1। तो यहाँ पे देखिए M1 N2 माइनस M2 N1, ये बात यहाँ से मिल गई। इसी प्रकार N1 L2 माइनस N2 L1, तो ये N1 L2 माइनस L1 N2, तो ये दूसरी भी हमारे यहाँ से सिद्ध हो गई। इसी प्रकार L1 M2 माइनस L2 M1, तो ये रहा L1 M2 माइनस L2 M1, तो ये भी सिद्ध हो गई। तो ये भी सिद्ध हो गई, ये हमने सिद्ध किया। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। देखिएगा, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ए बी सी और बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी है। तो बच्चों दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं, और अपन जानते हैं उनके दिक् अनुपात दिए हैं A1 B1 और C1, और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2 B2 C2, ये अपन मान लेते हैं। तो इनके बीच का कोण कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इसी प्रकार से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अर्थात ये किसके बराबर होता है? कोस थीटा। यही निकला था हमने B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का परिमाण, और इसी प्रकार B2 वेक्टर का परिमाण। तो हमने ये फॉर्मूला प्राप्त किया था, और इसी फॉर्मूले को इस रूप में भी लिखा है हमने। अब बच्चों B1 और B2 ये क्या है? उन रेखाओं के समानांतर सदिश हैं, उनके बीच का कोण है। तो बच्चों B1 वेक्टर, दो रेखाएं ये थी, अर्थात उनके समानांतर जो वेक्टर था वो जो कोण बनाएगा वही रेखाएं कोण बनाएगी। तो अपने पास में इन रेखाओं के दिक् अनुपात ये दिए हुए हैं। A1 B1 C1 की जगह ABC और A2 B2 C2 की जगह ये मान दिया हुआ है। तो ये मान अपन यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू A1, तो यहाँ पे A1 ये अपने पास में A1 B1 C1 है, और यहाँ से अपने पास में ये A2 ये B2 और ये C2 है। तो देखिएगा, तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मान रख के सोल्व कर लेते हैं। तो A1 अपने पास में A, और A2 अपने पास में यहाँ B माइनस C, तो लिखेंगे B माइनस C, प्लस B1 अपने पास में B, तो यहाँ लिखेंगे B, और B2 का मान यहाँ से C माइनस A, तो लिखेंगे C माइनस A, प्लस
C1 C2 और C1 का मान तो C है और C2 का मान यहां से मिल जाएगा a माइनस बी, तो यहां लिखेंगे a माइनस बी अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर को a स्क्वायर, b1 स्क्वायर को b स्क्वायर और c1 स्क्वायर को c स्क्वायर, और इसी प्रकार से अंडर रूट यहां पे देखो b1 a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर ये रहा अपने पास, तो b माइनस सी का स्क्वायर प्लस ये b2 तो यहां लिखेंगे c माइनस a का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में c2 तो a माइनस b का स्क्वायर। ये मान हमने रख दिया फॉर्मूले में। अब बच्चों पहले देखिएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, अंश को। तो देखो अंश को हल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पहले देखिएगा। पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी लिख लेते हैं, क्रम विनिमय है ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखिएगा यहां से माइनस का ए बी और प्लस का ए बी। अब देखिएगा बी सी प्लस का बी सी माइनस का, और देखिएगा ए सी प्लस का और ए सी माइनस का, तो अंश क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए सीधा ही अपन यहां पे लिखेंगे, इसलिए कोस थीटा अपॉन 0 अपॉन ये संख्या रखेंगे तो 0 रहेगा, तो अपन लिखेंगे कोस थीटा 0। हमें थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0, और कोस इनवर्स 0 ये मान देता है 90 डिग्री पे, अर्थात जिसको अपन बोलते हैं π/2, और यही हमारा आंसर है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण क्या है, वो है π/2 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूले में क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमें आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। देखिएगा, एक्स एक्स के समानांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बातें दी हुई है, एक है एक्स एक्स के समानांतर और फिर है मूल बिंदु से। तो बच्चों यहां पे देखो, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है और ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से भी जाए और एक्स एक्स के समानांतर भी हो, अर्थात यहां से भी जाए तो ये रेखा इसके ऊपर ही आएगी। तो यहां पे इस रेखा पे एक्स एक्स पे इसके दिक कोसाइन क्या होंगे, तो बच्चों देखिएगा ओ एक्स, या इसको बोलते हैं यहां से यहां तक तो ए लेते हैं, ओ ए, ओ ए रेखा के दिक कोसाइन, और बच्चों ये अपन जानते हैं दिक कोसाइन से पहले दिक दिशा कोण, कि एक्स एक्स के साथ कोण एल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा, वाई एक्स के साथ में बोलता है उसको बीटा, और जेड एक्स के साथ में कोण बनता है उसको बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स के साथ में कोण कितना बन रहा है, एक रेखा यहीं पर है इसके ऊपर ही है, तो एक्स एक्स के साथ में तो 0 डिग्री। इसी प्रकार ये वाई एक्स के साथ में तो ये 90 डिग्री, और ये जेड एक्स के साथ में तो ये भी 90 डिग्री। अर्थात कोसाइन होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, और यहां पे दिए हुए ये मान, अर्थात अपन लिखेंगे कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री और इसी प्रकार कोस 90 डिग्री। तो देखिए कोस 0 का मान क्या होता है 1, और इसका मान 0 और इसका मान 0। तो बच्चों इस रेखा के दिक कोसाइन हो गए 1 0 0। ये हमारे पास में इस रेखा के दिक कोसाइन प्राप्त हो गए। तो बच्चों यहां पे मान लेते हैं इसके निर्देशांक 1 0 0 हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में हमें दिया है एक्स एक्स के समानांतर मूल बिंदु से जाने वाली एक बिंदु ये एक बिंदु ये की जाने वाली रेखा का समीकरण हमें प्राप्त करना है, और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण वो अपन जानते हैं, जाने वाली रेखा आर
इज इक्वल टू ए स्थिति सदिश प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। अब बच्चों इनके स्थिति सदिश निकाल लेंगे, अर्थात इसके स्थिति सदिश निकालेंगे। ए स्थिति सदिश इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसी प्रकार बी स्थिति सदिश यहाँ से मिल जाएगा, वो हमारे पास में 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये मान रख देते हैं, इसलिए आर स्थिति सदिश इज इक्वल टू ए, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए, अर्थात बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे भी अपने पास ओनली आई कैप प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप। तो या अपन इसको लिख सकते हैं आर स्थिति सदिश इक्वल टू लैम्डा आई कैप, और यही उस रेखा का समीकरण है और हमारा आंसर है। यही हमें पूछा है कि उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो मूल बिंदु से जाए और एक्स एक्स के समानांतर है। तो हमने मूल बिंदु को तो एक बिंदु मान लिया और दूसरे बिंदु के लिए हमने उस एक्स एक्स के समानांतर रेखा जो है उसके हमने दिक् कोसाइन निकाल लिए, तो हमें उसके दिक् कोसाइन 1 0 0, तो वहां हमें एक बिंदु मिल गया 1 0 0 और दो बिंदु हो गए। दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण अपन जानते हैं, उनके स्थिति सदिश रखा ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पे रखने से हमें ये मान प्राप्त हो गया और यही उस रेखा का समीकरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5। यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो ए बी और सी डी रेखा के बीच का कोण ज्ञात करो। बच्चों अभी हमने क्वेश्चन 1 भी किया ऐसे ही, 2 भी किया ऐसे ही कि एक रेखा है ए बी और मान लेते हैं दूसरी रेखा है ये सी डी और इनके बीच का कोण थीटा निकालना है और इनके निर्देशांक हमें दिया है। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1 2 3, ऐसे बी के निर्देशांक 4 5 और 7 और सी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -4 3 -6 और डी बिंदु के निर्देशांक 2 9 2। तो बच्चों ये हमें दो रेखाएं दी हुई है और उनके बीच का कोण निकालना है, ये थीटा हमें निकालना और इनके निर्देशांक दिए हुए, तो निर्देशांक की सहायता से दिक् अनुपात निकालेंगे और दिक् अनुपात के बाद में अपन कोस थीटा अपन जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इसी प्रकार अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इसी प्रकार a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, कोस थीटा और बाद में थीटा निकाल लेंगे। अब हमारे पास में आता है कि a1 b1 c1 और इसी प्रकार से a2 b2 c2 ये मान कैसे निकालें, और उसके लिए हमें ये निर्देशांक दिए हुए हैं और दो निर्देशांकों जो हमें a बिंदु और b बिंदु, तो उनके बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, उनके निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, दिक् कोसाइन भी निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात भी निकाल सकते हैं। ये दिक् अनुपात ही है, अर्थात यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं ए बी रेखा के दिक् अनुपात। अर्थात यहां से बात करेंगे अपन, देखिए 4 माइनस यहां से 4 माइनस 1, इसी प्रकार से 5 माइनस 2 और इसी प्रकार से 7 माइनस 3। तो ये मान अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 3 3 और यहां पे देखो 4। ये अपने पास दिक् अनुपात हो गए, पहली रेखा जो ए बी रेखा है अर्थात a1 b1 c1 ये मान प्राप्त हो गए। अब दूसरी रेखा के भी निकाल लेते हैं अपन, सी डी रेखा के दिक् अनुपात, सी डी रेखा के दिक् अनुपात और उसके लिए भी यही अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा यहां से अपन सी डी रेखा के दिक् अनुपात भी निकाल लेंगे, तो ये अपने पास में 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 2 और माइनस माइनस का प्लस का तो ये 4। इसी प्रकार y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखो 9 माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 3,
और इसी प्रकार Z2 माइनस Z1, और Z2 माइनस Z1 का मान यहाँ से लिख लेंगे सीधी रेखा से। तो ये अपने पास में Z2 माइनस Z1, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, या अपन इसको लिख सकते हैं 6 6 8, या इसको भी लिख सकते हैं 3 3 4। ये अपने पास प्राप्त हो गए A2 B2 C2। अब देखो बच्चों, आंसर तो यही आ गया। इसके दिक् अनुपात समान है, दिक् अनुपात समान होने पे रेखाएं समानांतर होती है, थीटा 0 डिग्री आएगा। देख लीजिएगा, आंसर भी करके देख लेते हैं अब। अर्थात ये मान इस कोस थीटा में रख देते हैं, तो देखिएगा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 दोनों मान सेम ही है, A1 भी यही है और A2 भी यही है, अर्थात 3 इंटू 3 प्लस यहाँ देखो B1 B2 तो वो भी वही है, तो 3 इंटू 3 प्लस C1 C2, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 प्लस 16 अपॉन इसका टोटल करते हैं 16 प्लस 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 34 का अंडर रूट, और इसी प्रकार यहाँ पे भी 34 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये भी 34 और यहाँ पे भी 34, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा, और ये किसके बराबर है कोस थीटा इक्वल टू 1, और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1, ये मान कहाँ देता है 0 डिग्री पे देता है। अर्थात दोनों रेखाएं क्या है समानांतर हैं, ये भी हमने पहले ही बात कर चुके हैं। इनके बीच का कोण क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों के दिक् अनुपात सेम है। दिक् अनुपात सेम होने पे इनके बीच का कोण क्या है थीटा 0 है, और हमने यहाँ पे सिद्ध भी कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। यदि रेखाएं, एक रेखा और दूसरी रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो हमें के का मान निकालना है। इस के का मान देखिएगा, तो दो रेखाएं हमें दी हुई है और वो भी कार्तीय रूप में दी हुई है। एक रेखा हमारे पास में x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2k इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2, और दूसरी रेखा हमें दी हुई है x माइनस 1 अपॉन 3k इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये दूसरी रेखा दी हुई। अब बच्चों ये रेखा कार्तीय रूप में है, अर्थात x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन a b1, इसी प्रकार z माइनस z1 अपॉन c1, और यहाँ पे दूसरी रेखा है तो यहाँ पे x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो ये तो बिंदु हो गए और ये क्या है दिक् अनुपात हो गए। अब बच्चों ये क्या है लंबवत है, दो रेखाएं, और दो रेखाएं लंबवत हैं वो अपन जानते हैं शर्त भी, जहां पे अपन कोस थीटा निकालते हैं थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो 0 हो जाएगा, अर्थात उनके दिक् अनुपात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर होता है। तो लंबवत होने की शर्त ये हम जानते हैं, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। ये लंबवत होने की शर्त है। अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 बच्चों इनके मान निकालने हैं, और उसके लिए पहले ये देखना होगा कि कार्तीय रूप में है x माइनस x1 y माइनस y1, ये पक्का हमें देखना है। इस बार तो दिया हुआ है, कई बार अगर नहीं दिया होता थोड़ा घुमा दिया होता या 3 पहले z बाद में तो चेंज हो जाता, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो क्वेश्चन चेंज होता। तो पहले तो हमें ये रूप हमें पक्का देखना, अर्थात ये कार्तीय रूप में है, सही रूप में है, जो था x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन c, इस रूप में है, ये कार्तीय रूप में है। तो यहाँ से ये दिक् अनुपात कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें दिक् अनुपात मिल जाएंगे, अर्थात a1 का मान यहाँ से -3 इंटू a2 का मान यहाँ से 3k प्लस b1 का मान 2k और b2 का मान 1 प्लस c1 का मान 2 और c2 का मान -5, ये 0 के बराबर है। ये हमने a1 b1 c1, यहाँ से ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात।
और ये हम तुलना करके यहाँ पे रख देते हैं। इसलिए यहाँ से देखिए -9k प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0, या -7k इज इक्वल टू 10, माइनस तो प्लस का हो गया, तो k इक्वल टू 10/7, और ये भी माइनस का, और यही हमारा आंसर है। हमें यही पूछा है, k का मान निकालना है, वो हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा तल ये पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखियो छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक बिंदु दिया हुआ है और एक हमें समतल दिया हुआ है, और ये बिंदु से जाने वाली तथा इस समतल के लंबवत, इस समतल के लंबवत। अब यहां पे देखो, ये मान लेते हैं अपन एक समतल, और इस समतल का ये अभिलंब सदिश है n वेक्टर, ये भी अपन जानते हैं। तो इस समतल के लंबवत, अर्थात लंबवत लेना है, तो आप देखिए कि ये रेखा उसके लंबवत कब होगी, ये समतल ऐसा होगा तब ये समतल है, तो ये लंबवत होगा, ये लंबवत, ये रेखा इसके लंबवत है। तो अपन बात करते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये हमने ए बिंदु लिया था और ये पी बिंदु, इसके हमने एक समानांतर वेक्टर लिया था बी वेक्टर। तब हमने यहाँ पे निकाला था इसका समीकरण r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये अपन जानते हैं, जब इसके समानांतर हमने एक वेक्टर लिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझने वाली बात बस यही है, ये रेखा है और ये रेखा, ये समतल लंबवत है, पर ये लंबवत है तो ये समतल है, और ये रेखा है, ये दोनों लंबवत हैं, अर्थात ये समतल के भी क्या है, इसके भी लंबवत होती है ये एन वेक्टर, जो अपन बोलते हैं इसके अभिलंब सदिश। तो अपन बात करेंगे ये अभिलंब सदिश और ये रेखा क्या हो गई, समानांतर हो गई। अपन बात करेंगे इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात भी सेम होंगे, अर्थात ऐसी स्थिति में अपन यहाँ पे इसके जो समानांतर जो सदिश लेते हैं वो क्या हो जाएगा, ये एन वेक्टर हो जाएगा। अर्थात इस रेखा का समीकरण r इक्वल टू ए स्थिति सदिश प्लस लैम्डा एन वेक्टर होगा, क्योंकि अब इसके समानांतर b की जगह क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका मान के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है, तो देखिए इसके मान निकालने के लिए n वेक्टर का मान इक्वल टू यहाँ पे दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये हमने तुलना की समतल के समीकरण से, तुलना समतल के समीकरण से। और क्योंकि ये बात यहाँ पे समझ में आती है। अब देखिए n वेक्टर मिल गया, ए स्थिति सदिश, और ए स्थिति सदिश के लिए बिंदु दिया हुआ है, अर्थात ए वेक्टर इज इक्वल टू, और बिंदु कौन से हैं 1 2 3, अर्थात इसको वेक्टर के रूप में लिखे, स्थिति सदिश के रूप में, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1, इसको 2 और इसको 3। तो बच्चों 2 और 3 से n वेक्टर a वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें सदिश रूप में रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। इसलिए समीकरण 1 2 व 3 से, तो ये 3 से और 2 से ये मान 1 में रख लेंगे, इसलिए r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर यहां से, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा n वेक्टर का मान यहां से रख देंगे, तो ये मान रखेंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और सदिश रूप में ही पूछा है तो ये सदिश रूप में हो गया। और इसको कार्तीय रूप में भी लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 माइनस 5 लैम्डा k कैप।
तो बच्चों देखिएगा, x इक्वल टू 1 प्लस लेमडा, वाई इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा, तुलना कर रहे हैं, और z इक्वल टू 3 माइनस 5 लेमडा। इसलिए x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 5। ये का आंसर रूप हो गया, उस रेखा का कार्तीय रूप में भी समीकरण हो गया। परंतु हमें तो सदिश रूप में ही पूछा है, तो ये हमारा सदिश रूप में है। तो ऐसे अपन दोनों रूप से भी निकाल सकते हैं। सदिश रूप में दिया हो तो कार्तीय रूप में भी, एग्जाम में कार्तीय रूप में पूछा तो एक स्टेप और करके अपन सदिश के बाद में कार्तीय रूप में भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आने चाहिए, अगर ये आते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 11 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।